देखो जी, तुम्हारा एक एक करके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो पहला जो है आपने भेजा है, ये क्वेश्चन है आपका कि मतलब इसमें क्वेश्चन नंबर 87 है ना। तो ये कह रहा है कि एक्स आई कॉमा वाई आई, जहाँ आई की वैल्यू है, आई कैन टेक वैल्यू 1 2 3 अप टू 200। ठीक। अब बी आई आई डी रैंडम वैक्टर, सो दे आर आई आई डी रैंडम वैक्टर्स अब विथ पीडीएफ। तो आपको ज्वाइंट पीडीएफ दे रखा है 1/25 पाई। आई थिंक ये क्लास में किया था हमने, अपने क्लास मिस किया होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 25। ठीक है, एंड जीरो अदरवाइज। अगर ध्यान से देखोगे तो एक सर्कल है रेडियस 5 का, तो इसका एरिया कितना होता है, कितना होगा भाई? इसका डाउट है, बताओ प्लीज। सर्कल पाया रेडियस 5 स्क्वायर मतलब कितना 25 होगा? बाय वो। ठीक हाँ है, 25। हाँ, तो इससे ये समझ आया कि एक्स वाई जो है यूनिफॉर्म है ओवर दिस यूनिट सर्कल, है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस वाले सेट पे। ठीक है ना? कैसे समझ आता है? सर क्योंकि ये वन अपॉन एक बार एरिया ये है। बता देना ये कैसे हुआ, ये यूनिफॉर्म वाला कैसे हमने करा उसे। हाँ, तुम ये बताओ, मान लो जैसे एक्स अगर यूनिफॉर्म ए बी है, एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म इंटरवल ए बी पे है, तो इसका पीडीएफ कितना होता है? सर 1/b माइनस है। बी माइनस ए ही क्यों? मतलब बी माइनस ए का इस इंटरवल से क्या रिलेशन है? उसका क्योंकि इसका लेंथ। लेंथ है। हाँ, तो वन डायमेंशनल ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी पढ़े हो ना। तो ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, अगर सैंपल स्पेस वन डायमेंशनल है तो एरिया मतलब लेंथ उसका मेजर होता है, टू डायमेंशनल है तो एरिया होगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 25 किसका इक्वेशन है? ये सर्कल का। तो सर्कल का एरिया जीरो सर से, है ना, तो वहाँ वन अपॉन एरिया होगा। तो टू डायमेंशनल केस में अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वन अपॉन एरिया होगा। तो यहाँ वन अपॉन लेंथ है, क्योंकि सैंपल स्पेस या बोलूँ तो सपोर्ट वन डायमेंशनल है, यहाँ पे सपोर्ट टू डायमेंशनल है। और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर होगा तो वन अपॉन एरिया इसकी पीडीएफ होगी। तो इसलिए कह रहा हूँ एक्स वाई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर दिस सर्कल। ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं कहना क्या चाह रहा है। तो आगे जो क्वेश्चन कह रहा है कि एम बी द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। अब एम एक सेट दिया, अच्छा एम कार्डिनलिटी है ऑफ द सेट। तो पहले एक सेट लिख देता हूँ। मान लो ये सेट कोई कोई नाम दे दो, सेट क्या लिखते हैं? तो यहाँ पे एस लिख देता हूँ। सेट सैम्पल स्पेस में सैम्पल स्पेस में होंगे लिखता हूँ। तो अभी के लिए एस एक सेट है। सेट क्या है? सेट ऑफ आई सच दैट आई जो कि 1 से लेके 200 तक होगा, जहां पे एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0.25। ठीक है। तो एम क्या है? कार्डिनलिटी है। एम है नंबर ऑफ रैंडम वेक्टर सेटिस्फाइंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 0.25, मतलब 1/4। अब ध्यान से देखो, एम यहाँ एक रैंडम वेरिएबल है। एम क्या है? नंबर ऑफ रैंडम वेक्टर सेटिस्फाइंग दिस। तो मुझे एम का सपोर्ट बता सकते हो क्या हो सकता है इसमें? व्हाट इज सपोर्ट ऑफ एम? एम की वैल्यू क्या क्या हो सकती है पॉसिबल? ध्यान से देखोगे तो एम है नंबर ऑफ सक्सेसेस इन एन ट्रायल्स। मैं पूछ रहा हूं, ठीक है, सक्सेस यहाँ क्या है? सक्सेस ये है नंबर ऑफ सक्सेसेस इन एन ट्रायल्स। कितने ट्रायल्स है टोटल? तो यहाँ स्मॉल एन की वैल्यू 200 है। तो ये है एम है नंबर ऑफ सक्सेस इन एन ट्रायल्स। एम का मैं सपोर्ट पूछ रहा हूँ भाई। सपोर्ट मतलब कितने रैंडम वेक्टर हो सकते हैं जो इसमें आएंगे? तो कुछ भी हो सकता है भाई, 0 1 2 0 से अप टू सर 200। 200 तक। हाँ, इनफैक्ट एम का डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल 200 कॉमा पी। अब मुझे बताओ पी की वैल्यू क्या होगी? बाइनोमियल में पी क्या होता है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में स्मॉल पी का क्या मीनिंग है? सर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। इन वन ट्रायल। तो यही तो है सक्सेस तुम्हारा।
तो निकालो प्रोबेबिलिटी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1/4 क्या होगा, ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा ना। तो ये इवेंट है यस तुम्हारा, ये इवेंट है, और ये तुम्हारा सैंपल स्पेस था। तो एरिया ऑफ इवेंट अपॉन एरिया ऑफ सैंपल स्पेस डिवाइड करो, इसका एरिया निकालो और इससे डिवाइड करो इसके एरिया से, सैंपल स्पेस के एरिया से। ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, हाँ यूनिफॉर्म में ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी यूज होता है डायरेक्ट। इसका एरिया बताओ, इस सर्कल का एरिया क्या है। पाई बाय 4 आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर ना, तो पाई इंटू 1/4, और सैंपल स्पेस का क्या है, पाई इंटू आर स्क्वायर। तो बताओ कितना, 1/100 हो गया इस तरह से। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब m का डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल 200 कॉमा 1/100। अब पूछा क्या है आगे देखते हैं। सो आगे जो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अब देखो, अब ये पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी m मोर देन इक्वल टू 1 इज क्लोजेस्ट टू, और ऑप्शंस में पाई है और e की पावर है। तो मतलब आपको ये हिंट दे रहा है ऑप्शन, दिस इज क्लोजेस्ट टू कह रहा है। तो अगर बाइनोमियल से निकालोगे तो फ्रैक्शन में आंसर आएगा, लेकिन ऑप्शन में आंसर है फाइव में, कैपिटल फाइव में, मतलब जो सीडीएफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल उसमें आंसर है, और या फिर ई की पावर में आंसर है ना। क्या होगा जी। सर आई थिंक लिमिटिंग अप्रोक्सीमेशन लग जाएगा, उसमें हो जाएगा, पॉइजन में हो जाएगा। यस, सो आपको याद होगा कि बाइनोमियल कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू पॉइजन और नॉर्मल। तो नॉर्मल में तब करते हैं जब पी की वैल्यू हाफ के आसपास होती है, मतलब एक्सट्रीम नहीं होती है। और उसमें क्या होता है, पॉइजन अप्रोक्सीमेशन में एन लार्ज होगा पी स्मॉल होगा, है ना, जहाँ चूंकि पॉइजन लगा देंगे। तो एम बाइनोमियल था 200 कॉमा 1/100, इसको कन्वर्ट कर लो पॉइजन में, तो एम हो जाएगा पॉइसन एनपी। एनपी कितना है, 2। ठीक है, तो एम इज पॉइसन 2, तो अब लगा लो, निकाल दोगे पॉइजन में। सो एम मोर देन इक्वल टू 1, तो 1 माइनस एम लेस देन 1, और पॉइजन का सपोर्ट लेस देन 1 में एक ही पॉइंट है। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एम इज 0, सो 1 माइनस ई की पावर -2। ये आ गया, देखो, नो डाउट है तो पूछो। ठीक है सर। ओके, ये हो गया पहला क्वेश्चन आपका। एक चीज और पूछना था, ये जो ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी आपने बोली है हमारे सिलेबस में है क्या? मतलब वैसे मैं मैथ स्टूडेंट हूँ, मैंने पढ़ा नहीं है ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी वगैरह। अरे भाई बेसिक में पढ़ा रखा है, तुम्हें जैम का सिलेबस खोल कर दिखाता हूँ। जैम 2026, जैम बेसिक प्रोबेबिलिटी में ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है, तुमने देखा है सिलेबस। सिलेबस कहाँ से आएगा, तो दिस सिलेबस, किसका सिलेबस है ये, हमें इमेज का। ये देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी बेसिक प्रोबेबिलिटी में पढ़ाया है हमने, जाके दोबारा रिवाइज करो, इसलिए डिवीजन जरूरी है, ये दिमाग से निकल जाती है। प्रोबेबिलिटी देखो, प्रोबेबिलिटी में एक वर्ड यूज होगा ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, है कि नहीं, चेक करो कहीं पर, सर है या हो हटा रहा दिया, जी था। जी जी सर। है ना। ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी ये हमने क्लास में कराए हैं। ये जनरली क्या होता है, कोई रैंडम पॉइंट सेलेक्ट करते हैं यूनिफॉर्मली ना, तो उसमें यूज होती है। यहाँ भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था ओवर सर्कल, तो यहाँ पे डायरेक्ट ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी यूज कर लिया हमने। ज्योमेट्रिक मतलब ये हो गया कि जैसे लाइन है तो लेंथ यूज होगा प्रोबेबिलिटी के तौर पे, 2 डायमेंशनल फिगर है तो एरिया यूज होगा प्रोबेबिलिटी में, अगर 3 डायमेंशनल है तो वॉल्यूम यूज होगा। ये मतलब है यहाँ पे। तो यहाँ चूंकि सर्कल था, 2 डायमेंशनल था, तो मैंने कहा एरिया ऑफ दिस सर्कल अपॉन एरिया ऑफ सैंपल स्पेस। नहीं तो तुम यूनिफॉर्म से भी जा सकते हो, ये पीडीएफ से निकालो, लेंथी पड़ेगा थोड़ा, ये है, ठीक है ना। तो ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी बेसिक प्रोबेबिलिटी में डिस्कस किया हमने कि प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी सिंपल है, मैं तुम्हें ऐसे बता देता हूँ। जैसे कोई इवेंट है, एस क्या है, एस ई ज्योमेट्रिक शेप, कोई ज्योमेट्रिक शेप का होगा, जैसे यहाँ सर्कल था, तो एस कोई ज्योमेट्रिक शेप, एस मतलब सैंपल स्पेस, तो एस हटा दो, हम ओमेगा लिखते हैं ना, तो ओमेगा ही ज्योमेट्रिक शेप में है। एंड ई कोई सबसेट है मेजर ऑफ ई अपॉन मेजर ऑफ सैंपल स्पेस। अब ये मेजर वैरी करता है, 1 डायमेंशनल में मेजर है तुम्हारा लेंथ, 2 डायमेंशनल फिगर में मेजर है एरिया, 3 डायमेंशनल फिगर में ये जो मेजर है ये वॉल्यूम। तो इस तरह से चीजें, यहाँ पे जो भी सर्कल था 2 डायमेंशनल था, तो मैंने कहा एरिया ऑफ इवेंट अपॉन एरिया ऑफ सैंपल स्पेस।
ये है। तो यहाँ पर 2 डायमेंशनल में अगर जैसे मान लो सैंपल स्पेस 2 डायमेंशनल शेप है, ज्योमेट्रिक शेप है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई होगा एरिया ऑफ इवेंट ई अपॉन एरिया ऑफ सैंपल स्पेस, जो कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में यूज किया है इस तरह से। ओके सर। ठीक है। पिछले क्वेश्चन एरिया ये था, इवेंट ये था x स्क्वायर y स्क्वायर लेस देन 1/4 और सैंपल स्पेस था x स्क्वायर y स्क्वायर लेस देन 25, ये था इस तरह से। चलिए तो नेक्स्ट जो है दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड वाला भी मैं कराया हूँ, कई बार कराऊंगा इसको, तो दूसरा करा देता हूँ। देखो तो थर्ड देखो, अभी थर्ड वाला भी करा रखा है, तो मगर प्रीवियस ईयर पेपर वाले अगर वीडियो देखोगे ना, मतलब वो पीवाईक्यू सॉल्यूशन का अलग से वीडियो होगा। पीवाईक्यू 2005 से 24 वाले ऑलरेडी करा रखे होंगे लास्ट ईयर, तो उसमें तुम्हारे पीवाईक्यू के सारे हो जाएंगे अगर तुम देखोगे ठीक से, रिवाइज एक बार कर लोगे ना, ईयर वाइज करा रखा होगा मैंने हर साल का। इस बार भी कराऊंगा, सिलेबस खत्म हो जाएगा तो फिर से एक क्लास में 2025 का, एक में 24 का, 23 का, 22 का, 2005 तक, तो ऐसे हर साल करा रखा है। तुम ओल्ड अगर रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे तो एक एक ईयर का सॉल्यूशन मैंने करा रखा है, ऐप पे भी होगा और यूट्यूब पे भी होगा वो, ऐसा है। तो ये तुम पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अभी बताओ, देखो इससे नेक्स्ट अगर लिखो, किसी का और कुछ है पूछने का? सर एक बार है ना, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने भेज रखा है, इसके अंदर जो डी है, वेरिएंस ऑफ वाई गिवन एक्स वाला, इसका मतलब कोई शॉर्ट फॉर्मूला है? क्योंकि मैं वैसे सब निकालूंगा एक्सपेक्टेशन वगैरह सारी चीजें, तो उसमें बहुत ज्यादा लंबा पड़ जाएगा वो। नहीं आ जाएगा, ये कुछ उससे आ जाएगा, देखो ट्राई करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है जी, देखिए ये आपको एक्स वाई जेड ये तीनों का आपको दे रखा है ज्वाइंट पीडीएफ। तो पहला है 1/2xy, यही है। कब? जब 0 लेस देन x लेस देन y लेस देन z लेस देन 1। एंड तीसरा है, जो दूसरा है यहाँ पे 1/2x², ये है 0 लेस देन z लेस देन x लेस देन y लेस देन 2x लेस देन 2, 0 अदरवाइज। ठीक, ये है। नाउ अब आपको मेनली ये चाहिए कि वेरिएंस ऑफ y गिवन x एंड x इज इक्वल टू 1/2, तो ये निकालना है जी। मान लो क्या आएगा। हम्म बताओ, पहले एक्स वाई का ज्वाइंट तो निकालना पड़ेगा, तभी तो होगा। तो एक्स वाई का ज्वाइंट कैसे निकलता है ये तो पता होगा, जेड के रिस्पेक्ट में जेड में इंटीग्रेट इंटीग्रेट कर। करो जरा जेड में इंटीग्रेट। तो यहाँ जेड है y से 1, यहाँ जेड है 0 से x। ये होगा ना इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स वाई जेड डी जेड। ऐसे तो -∞ से +∞ रिजल्ट डायरेक्ट है। कितना है बोलो? तो ये भी 2 पार्ट में आएगा, ठीक है। देखो यहाँ से अभी 2 पार्ट में कर देते हैं। तो पहले पार्ट में इंटीग्रेट करो y से 1, कितना बनेगा? इसको इंटीग्रेट करो 1/2xy को y से 1, तो यहाँ तो z है ही नहीं इसमें, तो इंटीग्रेशन में कितना आ जाएगा? 1 - y अपॉन ऐसा कुछ आएगा, यस सर, 1 - y अपॉन 2xy। 2xy।
और z तो गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 0 लेस देन x लेस देन y लेस देन 1, क्योंकि z गायब हो जाएगा, z का इंटीग्रेशन हो गया। दूसरे वाले में क्या आएगा, 0 टू x, 1/2 क्या बचेगा, 2/x। एक मिनट, तो वहां पे जो ग्राफ देखेंगे, हमें ग्राफ देखना था z के रिस्पेक्ट में ना। x लेस देन y है वहां पे, लेकिन दोनों में x लेस देन y ही है ना। अच्छा, दोनों में x लेस देन y है। नहीं सर, उसमें x जो है ग्रेटर देन स्मॉलर देन लेस देन ही है सर। है ना, दोनों में x लेस देन y है, बट ये है कि x वहाँ 0 से y है, यहाँ x यहाँ भी, अच्छा z वहाँ y से ज्यादा है, यहाँ z y से कम है, बस यही डिफरेंस है। यहाँ ना कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे ना लिमिट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें। z का लिमिट अगर तुम 0 y टू 1 लिए ना, हम्म, यहाँ 0 टू x, लेकिन यहाँ तो हमें दो पार्ट में है ना, तो ये पीडीएफ ऐसा कैसे लिखेंगे हम, हमें इसको ऐसा करना हो, यहाँ से भी अगर तुम मान लो ऐसा लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, तो क्या बनेगा, 0 लेस देन x लेस देन y, तो सेम ही आ गया। इसका मतलब है कि हमें दो पार्ट में ऐसे नहीं करना पड़ेगा, ये ना हमें ऐसा करना पड़ेगा। सो इंटीग्रेशन, जब z की वैल्यू 0 टू x है ना, मैंने लिखा सही है ना, पीडीएफ का देख लेना, पीडीएफ सही है इसमें, पीडीएफ ठीक लिखा है। सो यहाँ पे जो था 0 लेस देन z लेस देन y लेस देन, चेक करो गलत लिखा है मैंने, ठीक है ना, ध्यान से देखो, मैंने लिखा गलत है, ठीक है, देखो ले यहाँ गलती लिख दिया मैंने, इसलिए कह रहा हूँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये मैंने पहले का सपोर्ट गलत लिखा है, क्वेश्चन चेक करो भाई ठीक से, मैंने मतलब मेरी गलती आ गई है तो, लेकिन उसको क्रॉस चेक करो ना, मैंने लिखा सही है कि जो क्वेश्चन में दिया है, यहाँ लिखा गलत है। यहाँ पे है, ध्यान से देखो, 0 लेस देन z लेस देन y लेस देन x लेस देन 1, क्रॉस चेक करो जो लिखा मैंने सही लिखा है क्या, देख, 0 लेस देन z लेस देन y लेस देन x लेस देन 1, दूसरे वाले में है 0 लेस देन z लेस देन x लेस देन y लेस देन 2x लेस देन 2, अब सही है, चेक करो ऐसे। जी सर, सही तो लिखा है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है, यहाँ z 0 टू y है, यहाँ z 0 टू x है। सो तो अब क्या है, यहाँ y लेस देन है या x लेस देन है, अब अलग अलग है, तो अब ठीक है, पहले सेम ही हो जा रहा था ना इसीलिए, तो ठीक है अब करो, तो वैसे ही मतलब इंटीग्रेट करो उसको दो पार्ट में तो हो जाएगा। तो जब यहाँ पे लिमिट लोगे 0 टू y, 0 टू y में इंटीग्रेट करो तो 1/2x बनेगा, ठीक है, कब, जब 0 लेस देन y लेस देन x लेस देन 1 होगा, और यहाँ भी 1/2x से बनेगा, यहाँ इंटीग्रेट करोगे 0 से x में, तब भी 1/2x से बनेगा, कब, 0 लेस देन x लेस देन y लेस देन 2x लेस देन 2, z गायब हो जाएगा क्योंकि z का इंटीग्रेशन हो गया इसीलिए, सही है, चेक करो, यस सर। z गायब कर दिया। अब इसको देखो, फंक्शन तो सेम ही है, तो इन दोनों का यूनियन ले लो, जब देखो कहने का मतलब ये है कि इस फंक्शन की वैल्यू तो सेम ही आ गई ना, तो यहाँ इन दोनों रीजन का यूनियन ले लो तुम, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ लिखो fxy is 1/2x, अब दिस यूनियन दिस लिखो, बताओ, लिख के बता सकते हो यूनियन क्या होगा, यहाँ y लेस देन x, यहाँ x लेस देन y, दोनों मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो ग्राफ बना के तुम्हें इजीली दिख जाएगा, ग्राफ बनाओगे ना तो ग्राफ से इजीली दिख जाएगा कि यहाँ जो था 0 लेस देन y लेस देन x लेस देन 1, तो x लेस देन 1 है ना, तो मान लो x बराबर 1 यहाँ है, तो ये रीजन है 0 लेस देन x लेस देन y लेस देन 1, नहीं तो x मोर देन y है, तो हम ये ना 0 लेस देन y लेस देन x मोर देन, ठीक है, 0 लेस देन x लेस देन y लेस देन 1, ये वाला रीजन है ये, ठीक है, ये जो पहला वाला पार्ट है। अब दूसरे पार्ट का ग्राफ बनाओ, तो ये पहले वाले का ग्राफ हो गया इसका, दूसरे वाले का ग्राफ बनाओ,
तो 0 लेस देन x लेस देन y, ठीक है, लेस देन 2x लेस देन 2, तो 2x लेस देन 2 मतलब, है ना, तो यहाँ से पहले इसका ग्राफ बनाओ, पहले तो इसका ग्राफ बनाओ, x लेस देन y लेस देन 2x, तो y बराबर x, y बराबर 2x, तो ये तो y बराबर x ऑलरेडी है ना, ये तो y बराबर x ऑलरेडी, y बराबर 2x बनाओगे क्या होगा, x को 1 तो y 2 हो जाएगा, x को 1 रखेंगे तो y 2 हो जाएगा, तो यहाँ y 2 है, ठीक है, और यहाँ पे y 1 है तुम्हारा, क्यों, क्योंकि y बराबर x यहाँ मिल रहा है ना, इसलिए यहाँ 1 यहाँ 2। तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है ये y बराबर 2x का है रफली, तो ये y बराबर 2x है, y बराबर 2x और ये y बराबर x, ठीक है। अब देखो, तो ये बोल रहा है y की वैल्यू जिस, ये रीजन है, तो ये दूसरा वाला रीजन है जी, चेक कर लो, x लेस देन 1 ना, ये है ना 2x लेस देन 2 मतलब x लेस देन 1, तो ये वाला पार्ट हो गया, दोनों को कंबाइन कर दो, दोनों को कंबाइन करोगे क्या होगा, दोनों को मर्ज कर दो, तो एक साथ लिखो, इसको एक साथ लिखोगे क्या लिखोगे, इतना आता है, तो यहाँ अगर y लिखूंगा तो y बराबर 0 से y बराबर 2x, तो y की वैल्यू 0 से 2x और x की वैल्यू 0 से 1, या तो अलग से लिख लो x 0 से 1 ऐसा लिख लो, तो ये हो गया तुम्हारा ज्वाइंट पीडीएफ एक्स वाई का, ठीक है। इसी को अगर कंबाइन करोगे तो ऐसा भी लिखा जा सकता है, 0 लेस देन y लेस देन 2x लेस देन 2, बात बराबर है। एनीवे तो ये तुम्हारा ज्वाइंट पीडीएफ आ गया, बताओ ज्वाइंट आगे क्या नहीं निकाल पाओगे y गिवन x, ये सर अब हो जाएगा, वो सर उधर यूनियन में दिक्कत आ रही थी, वही नहीं कर पा रहा। है ना, तो अब ज्वाइंट मिल गया तो हम निकालेंगे y गिवन x का पीडीएफ, ये निकालना है स्पेशली हाफ रख के, हाफ ही बोला हुआ ना, तो हाफ रख के अब ये पीडीएफ आ जाएगा, तो आ जाएगा इसका वेरिएंस, ठीक है, बस यहाँ से। चलो भाई नेक्स्ट बताओ, ये सारे प्रीवियस में ऑलरेडी सॉल्व है, अगर तुम पहले वाले, रिटर्न भी तो है, रिटर्न भी है ना ड्राइव में, देखो ड्राइव में सब रिटर्न है, लेकिन मैंने समझना इंपॉर्टेंट है ना, लिखा तो सब है। नेक्स्ट वाले में क्या है, नेक्स्ट वाले तो और आसान है, ये माइनस लॉगेस वाला कॉन्सेप्ट पता है ना, यस सर, वो एक्सपोनेंशियल लैम्डा वाला जो होता था हाँ एक, हाँ हाँ, एक्सपोनेंशियल है ना, वो तो कर माइनस लूंगा से सर, वो मल्टीप्लाई मैं कर दो, लॉग खोल दो, ठीक है ना, ग्रुप में खोल दो हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, तो अच्छा गणेश को क्या था, सो नेक्स्ट पे आते हैं जी, इनका नेक्स्ट आउट है, तो अभी हम लोग, उन्होंने भेजा हुआ है क्वेश्चन, जी निशांत जी बताइए, ये एक्चुअली मैंने कई बार कराए हैं ये क्वेश्चन, तुम लोग कितनी बार पूछो, ये दिक्कत है ना, क्लास में नहीं पूछते जब चल रहा होता है। दूसरे वाले में क्या दिक्कत है, दूसरे में काई स्क्वायर का वो करना है, हम्म, देखो भाई तुम्हारा पहले ये क्वेश्चन जो भेजे हो इसमें ये है कि x1 x2 x3 x4 x5, ठीक है, ये आपका है आईआईडी नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर, है निशांत अभी, यस सर। ओके। देखिए तो यहाँ पे जो है आपके पास, आप बताइए कि एक्स आई अपॉन सिग्मा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये एक्स आई तो नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर है, ये नॉर्मल कितना 0 होगा, 1 जी नॉर्मल 0 1, अब इसका जब आप स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, अब इस पे आप समेशन लगा देंगे तो क्या होगा, का स्क्वायर 5। यस, तो हो गया हमारा काम, तो ये हो गया का स्क्वायर 5, हालांकि ये फॉर्मूला भी है लेकिन फॉर्मूला अगर याद नहीं तो डायरेक्ट काम हो जाएगा। अब आप देखो इसका नाम, एक नया नाम रख दो, चलो वाई नाम रख देते हैं, ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई कितना हो जाएगा, तो वाई नहीं, चलो रूट वाई निकालना है, तो वाई का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, हाँ ठीक है अभी तुम ये निकाल लो, इससे काम हो जाएगा, ठीक है, सो वाई इज लाइक 1/सिग्मा स्क्वायर समेशन एक्स आई स्क्वायर, ठीक है ना, ये है ना का स्क्वायर 5, तो यहाँ से क्या मैं आपसे पूछूं, क्या एक्सपेक्टेशन ऑफ रूट वाई निकाल पाओगे,
ये सर नो, कैसे निकालोगे? रूट वाई इंटू पीडीएफ ऑफ वाई डी वाई, वाई फ्रॉम 0 से इंफिनिटी। काई स्क्वायर 5 का पीडीएफ निकालना जानते हो जी निशान? सर हाँ, तो इंटीग्रेशन करो, ये आंसर निकालो, कोई नंबर आ जाएगा। अब तुम्हारा काम इंटीग्रेशन करना, मैं आगे का बता देता हूँ। तो y को वापस रख दो, तो y को वापस रखोगे तो 1/σ² समेशन xi² i फ्रॉम 1 to n। मान लो अभी के लिए कोई कांस्टेंट c आ जाएगा, एग्जांपल के लिए क्वेश्चन सी ना कुछ ले लो, यहाँ मान लो k आ गया, लेट्स से अभी के लिए मान लेता हूँ k आ गया, वो तुम्हें निकालना है वो k क्या है, दिस यू हैव टू फाइंड। तो मान लो अभी के लिए k आ गया, यहाँ से क्या होगा, सिग्मा को बाहर निकालो और राइट में भेज दो, तो 1/σ एक्सपेक्टेशन रूट अंडर समेशन xi² इज k। तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन रूट अंडर समेशन xi² इज k टाइम सिग्मा। k निकालो और काम नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं? यस सर। हाँ निकालिए, अब फिर तुम्हारा जो क्वेश्चन का एक्चुअल पर्पस है वो सॉल्व हो जाएगा। ओके सर। ये हो गया। बाकी जो क्वेश्चन अभी आपने भेजा ये पहले इसने भेजा है, तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो उसने भेजा था इसलिए पूछ रहा था मैंने, ये लोग इतना फंसते क्यों हैं सब कुछ, ये सब सॉल्यूशन कई बार सॉल्यूशन पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे। देखो क्वेश्चन नंबर 38 जो आपका है, कि यहाँ है x1 x2 x5, इट इज IID बाइनोमियल 1,1/2, मतलब बर्नौली 1/2 है, राइट? ये हो गया। एंड कैपिटल K डिफाइंड है x1 प्लस x2 अप टू x5, ठीक है? तो इसका खुद डिस्ट्रीब्यूशन होगा बाइनोमियल 5,1/2 k का, ठीक है? लेकिन दिक्कत ये, अब यूज जो इन्होंने डिफाइन किया ना, दो पार्ट में कर दिया है। अगर सिर्फ इतना होता तो काम तो इजीली हो जाता ना, दिक्कत यहाँ है। ये पैरामीट्रिक टाइप का हो गया ना, x1 प्लस x2 अप टू xk तक लिया है। अब k खुद रैंडम वेरिएबल है, ठीक है ना? k 0 है तो ऐसा है, और k अगर 1 है 2 3 4 5 है तो ऐसा है। इस तरह से डिफाइन किया एक्चुअली। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, आपको e ऑफ u चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ u कैसे निकालोगे, तो कोई रैंडम वेरिएबल है, तो इसको इस वाले तरीके से जाओ, e ऑफ u गिवन k। अगर k नोन होगा तो काम हो जाएगा, इस तरीके से यस रखो। सर। e ऑफ u की जगह 0 पे तो 0 ही हो जाएगा एक्सपेक्टेशन, तो हम 0 को हटा देते हैं, मेनली ये वाला पार्ट कंसीडर करके चलते हैं, 0 पे तो 0 हो जाएगा। सो एक्सपेक्टेशन 0 इज 0 ना, तो वहां से 0 आ जाएगा u का। तो मेनली हम इस वाले पार्ट को कंसीडर करते हैं, यहाँ पे x1 प्लस x2 अप टू xk गिवन k, ठीक है यहाँ तक? अब क्या है कि k तो रैंडम वेरिएबल था, बाइनोमियल 5,5, k है क्या एक्चुअली, k था क्या एक्चुअली, ये लिखो, इसको लिख ही देता हूँ। देखो तो एक्सपेक्टेशन x1 से लेके xk गिवन k क्या है, x1 से लेके x5। तो अभी के लिए मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ ना, कुछ फिक्स कर देते हैं, लेट्स से t फिक्स कर दिया आप ही की अपनी मर्जी से, ठीक है ना? मतलब k बराबर t समथिंग रख दिया, जस्ट कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए, जो वरना कोई दिक्कत नहीं है। x5 ही लो, अपनी मर्जी से t मान लेते हैं अभी। तो ध्यान से देखो, k और 5 में विच वन इज स्मॉलर, लेस देन इक्वल टू, या विच वन इज लार्जर इन जनरल? k इंडेक्स है, यहाँ 5 इंडेक्स है, तो जाओ k और 5 में कौन सी वैल्यू ज्यादा है? k का सपोर्ट क्या है, चलो यहाँ से k का सपोर्ट क्या है? सर 0 1 2 3 4 5 तो k और 5 में कौन लार्जर है? 5। 5 ना, क्योंकि मतलब ज्यादा k होगा तो 5 के इक्वल हो सकता है, ज्यादा तो नहीं हो सकता। 5 हमेशा मोर और इक्वल टू k रहेगा, ठीक है? मैं कहना इसलिए ऐसा चाह रहा हूँ, देखो बस हमने ई ऑफ लगाया, u रख दिया, k रख दिया। ध्यान से देखो, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ यहाँ x1 से लेके xk तक है, और यहाँ x1 से लेके xk तक तो होगा ही, फिर आगे xk प्लस 1 से लेके x5 तक होगा, ठीक है? तो ध्यान से देखो, ये x1 से xk, क्योंकि k तो 5 छोटा होगा, ज्यादा 5 यस दूसरा, सर। और ये हो गया। अब आप इसको ठीक से समझो, तो ये जो हमारे पास है,
अभी के लिए मान लो इसका नाम कुछ रख दूं, लेट्स से इसको x बोल दूं तो ये x प्लस वाई टाइप का हो जाएगा ऐसा। अभी के लिए मैं अगर इसको x बोल दूं तो x प्लस वाई हो जाएगा। अब आप थ्योरम याद करो, यहाँ पे क्या यूज होगा, तो मैं पूछूं x का अगर k नोन है मान लो, है ना, ये नोन था ना, ये तो नोन है, k एक्चुअली गिवन k ही तो था, तो k अगर नोन है मान लो फिक्स है अभी, तो इसको x बोल, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, मतलब x1 से लेके xk तक का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये बताओ। k कोई फिक्स नंबर है तब क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एनीवन? अरे ईच एक्स आई बाइनोमियल बर्नौली है की भाई, ईच एक्स आई बर्नौली 1,5 है, मतलब बर्नौली 1/2 है, तो k कोई फिक्स नंबर है तो कितना होगा, बाइनोमियल बाइनोमियल के की कॉमा हाफ। k कॉमा हाफ। और x k प्लस 1 से लेके x5 तक इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा ये भी बताओ। सर से ईच एक्स आई बाइनोमियल है, हाँ, 5 माइनस के प्लस 1 कॉमा हाफ। तो यहाँ k प्लस 1 से स्टार्ट किया इंडेक्स में, है ना, तो कितने यस नंबर ही सर। हैं, काउंट करोगे तो कितने होंगे, के छूट जाएंगे ना, 5 माइनस के कॉमा हाफ होगा, चेक करो, के छोड़ यस दो ना, सर। के को बाहर छोड़ दो, हाँ, ओके। अब कुछ थ्योरम याद है, मान लो इसका नाम मैंने x रखा, इसका नाम y रखा समझने के लिए, x गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू टी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कुछ याद है, थ्योरम दिखाया होगा मैंने क्लास में, किसी को भी याद है, x बाइनोमियल है, y बाइनोमियल है, तो x गिवन x प्लस वाई बराबर टी क्या सर होता है। हाइपरजोमेट्रिक। जी, तो ये था हाइपर ज्योमेट्रिक विथ पैरामीटर क्या क्या होंगे, m प्लस n कॉमा टी कॉमा m, ऐसा कुछ रहा होगा, एन इसके अकॉर्डिंग यहाँ लिखेंगे। N1 हाँ बोलिए। सर N1 प्लस N2 और हाँ x है तो N1 कॉमा टी। हाँ, ओके, आई थिंक वहां थोड़ा मिस्टेक है, देख लेंगे थोड़ा सा ना, ठीक है, करेक्ट बता रहे हो ना आप, ओके, प्रूफ लिखा है उसका आपने, बस वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अभी के लिए मैं देखो लिख देता हूँ n1 प्लस n2, तो n1 प्लस n2, तो ये आ जाएगा 5, देन क्या लिखूं k आपके अकॉर्डिंग, एंड देन जो इक्वल है, सर हाँ सर x प्लस वाई तो k के इक्वल हो जाएगा तो k ही आएगा वापस t की जगह, मतलब वो x तो k है प्लस, सर उसके बाद भी। देखिए मैं लिख देता हूँ, मैं थ्योरम प्रॉपर्ली लिख देता हूँ, तो यहाँ जो हम यूज कर रहे हैं ये थ्योरम यूज कर रहे हैं, थ्योरम है कि x मान लीजिए है बाइनोमियल m कॉमा p, ठीक, y है बाइनोमियल n कॉमा p, and they are independent, then x given x plus y is equal to t is क्या होगा, हाइपर ज्योमेट्रिक m प्लस n कॉमा, अब यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है, पहले t है फिर m है या m कॉमा t है, t तो सम की वैल्यू है, बोलो, चलो इसका प्रूफ लिखते हैं तो अभी क्लियरिफाई हो जाएगा। देखो मैं प्रूफ भी कर देता हूँ अभी के लिए। सो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x गिवन x प्लस वाई इज 3, तो इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो लगाना आता ही है, ठीक, तो एक्स वाई इंडिपेंडेंट, एक्स तो एक्स हो गया, वाई हो जाएगा t माइनस एक्स, और प्रोबेबिलिटी x प्लस वाई इज इक्वल टू, इंडिपेंडेंट अलग अलग हो जाएगा, x बराबर x निकाल लो, तो ये हो जाएगा x का वेरिएबल m t, m चूज x p की पावर x 1 माइनस p की पावर m माइनस x, y बराबर t माइनस x की प्रोबेबिलिटी निकालो, n चूज t माइनस x p की पावर t माइनस x एंड 1 माइनस p की पावर, जो डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा इसको, चलो नीचे लिखते हैं। सो यहाँ पे अलग अलग कर दिया, इसको आप समझो, अब एक लाइन और ऐड कर ही देता हूँ, दिस एंड y बराबर t माइनस एक्स एंड डिनोमिनेटर में x प्लस वाई बराबर t, ये तो जानते होगे x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से x प्लस वाई सब लोग जानते हैं ना, बाइनोमियल m प्लस n कॉमा p हो जाएगा, ठीक है, तो इसकी वजह से अब यहाँ लिख रहा हूँ मैं m चूज x p की पावर x 1 माइनस p की पावर m माइनस एक्स, फिर n चूज t माइनस एक्स p की पावर t माइनस एक्स एंड 1 माइनस p की पावर n माइनस t माइनस एक्स करेंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा, अपॉन x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल m प्लस n,
m प्लस n चूज t p की पावर t 1 माइनस p की पावर m प्लस n माइनस t। इसको सिंप्लीफाई करो ध्यान से, देखो p की पावर n और p की पावर t माइनस सॉरी x, p की पावर x, p की पावर t माइनस x कट के इसको कैंसिल कर देना ये तीनों मिलके, ठीक है। तो यहाँ m प्लस t माइनस x m माइनस कट के आई थिंक ये लग रहा है ये और ये मिलके इसको कैंसिल करा देगा। तो यहाँ बचा m चूज n, n चूज t n कह रहा हूँ m चूज x, ठीक है ना। उधर लिखने में मेरा वो है कि x और n मेरा एक जैसा दिखता है कई बार। तो m चूज x, n चूज t माइनस x, m प्लस n चूज t। अब इसको हाइपर ज्योमेट्रिक से कंपेयर करो। तो हम लोग क्या लिखते हैं हाइपर ज्योमेट्रिक में, कैपिटल M चूज x फिर n माइनस m चूज n माइनस x अपॉन कैपिटल N चूज कैपिटल स्मॉल n ना, ये तो था। कंपेयर कर लो तो जो x लिखते हैं ना हाइपर ज्योमेट्रिक, जो पैरामीटर हाइपर ज्योमेट्रिक था तो मीन्स x गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू टी। फाइनली क्या होगा हाइपर ज्योमेट्रिक में कैपिटल N की जगह क्या है, कैपिटल N की जगह m प्लस n है, क्या m प्लस n। अब कैपिटल M की जगह देखो क्या है, कैपिटल M की जगह m है, ओके। एंड देन n की जगह कितना है, n की जगह यहाँ t है। जी आप सही बता रहे हैं, ठीक है। तो जो बता रहे थे ना सही बता रहे थे। So, m कॉमा t है, तो यहाँ जो लिखना चाह रहे थे ना, तो यहाँ देखो यहाँ मैं गलत लिख रहा था। सो t कॉमा m था ना, तो ये m कॉमा t है ना, x प्लस वाई की वैल्यू t है लेकिन तब भी वो उधर ही जाएगी, m कॉमा t। ये हो गया। अब बताओ चलो इतना थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, इसका एक्सपेक्टेशन कितना होगा मुझे ये बताओ। व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक, अगर x है हाइपर ज्योमेट्रिक कैपिटल N कैपिटल M N, e ऑफ x कितना होता है ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, कोई बताओ। So small n m हाँ divided by n. जी ठीक है, तो ये यहाँ यूज अब यहाँ इससे हो जाएगा। देखो जी भाई तुम्हारा जो हम ढूंढ रहे थे सॉल्यूशन यहाँ से ये आया कि पहले तो m प्लस n जो कि हो जाएगा 5, फिर m फिर t। तो अभी मैं t रखा हूँ अपनी मर्जी से, तो t एक्चुअली कर देता हूँ t। हालांकि एक्चुअली यहाँ पे क्या था, ये मिलके k था है ना, ये तो k ही था ना, तो ये एक्चुअली k ही था ना। आपका क्या आपके क्वेश्चन में ऐसा आ गया। अब मैं वापस आता हूँ आपके क्वेश्चन पे, ध्यान से। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ, अब ये एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन x प्लस वाई तो k ही था, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली बन गया ये जो x गिवन x प्लस वाई। तो t जो मैं रख रहा हूँ वो k है एक्चुअली, तुम्हारा जो t मैं जिसको कह रहा हूँ यहाँ पे वो एक्चुअली आपका k है, कैपिटल k था। तो ये आ गया। तो अब ये 5 कॉमा k का मीन निकालो भाई, ये एक्सपेक्टेशन तो निकालना है। सो व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ 5 कॉमा k, बोलो भाई जिसका डाउट है। अरे अभी तो बताया था कैपिटल M कैपिटल N कैपिटल M स्मॉल n, तो स्मॉल n कैपिटल M अपॉन कैपिटल M। तो आ गया एक्सपेक्टेशन k स्क्वायर बाई 5, k खुद रैंडम वेरिएबल था, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ k स्क्वायर, सो 1/5 एक्सपेक्टेशन ऑफ k स्क्वायर क्या होगा, वेरिएंस ऑफ k प्लस मीन ऑफ k का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, माने तुम्हारा भी डाउट था ना, है कि चला गया। सो 1/5 वेरिएंस ऑफ k का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था बाइनोमियल 5 कॉमा हाफ, तो 5 कॉमा हाफ में वेरिएंस कितना होता है 5/4 और मीन कितना 5/2, तो 25/4। सिंप्लीफाई कर लो, तो 1/5 इंटू 30/4 6/4 मतलब 3/2 मतलब 1.5 इज द आंसर। देखो भाई इसमें कोई डाउट है तो बताओ, सही है ये। यस सर सही है। तो ये अप्रोच है। ओके सर। और कुछ बचा है किसी को, ठीक है ना, चलिए और कुछ है किसी का। सर मेरा ही एक और क्वेश्चन। क्या है बता दिए सर ना, मैं कौन सा बचा है। भेजता हूँ मैं। हाँ हाँ भेजो।
सर भेज दिया मैंने। सब ये सब पीवाईक्यू सॉल्यूशन वाले में नहीं है, देखो सब पीवाईक्यू सॉल्यूशन वाले में होगा, रिकॉर्डेड में ऐप पे, ये रिटर्न वाले में भी होगा। समझ नहीं आ रहा आप लोगों को डिस्टेंस से जैसे? सर मैंने रिटर्न वाले से देखा, उसमें मेरे को समझ नहीं आया, तो फिर मैंने। अच्छा कोई ठीक है। देखो कह रहा है n एक रैंडम वेरिएबल है जो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पेयर्ड डाइस थ्रोन विद प्रोबेबिलिटी दिस। तो n रैंडम वेरिएबल है, बता रहा है n बराबर i की प्रोबेबिलिटी है 1/2 की पावर i, यही है, जहां i की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 कुछ भी। अब s है सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन द फेस ऑफ द डाई, s है सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग ऑन डाइस, ठीक है, ओके। तो अब आपको गिवन s is 3 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 डाइस वर थ्रोन, और ये n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ डाइस नंबर ऑफ थ्रोन। डाइस थ्रोन। हाँ, तो आप बताइए कितने डाइस फेंके जा सकते हैं, आपसे क्या पूछा है, सर इसको वो बताओ क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन में होंगे। क्या पूछा है ना, एक जवाब पूछा है, क्या प्रोबेबिलिटी 2 डाइस वर थ्रोन इफ सम इज 3, यही कह रहा है ना, यस सर। ये है। तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है एक्चुअली, ध्यान से देखोगे तो आप। अब मैं पूछा था n क्या क्या हो सकता है, देखो हमें गिवन है सम 3 है, तो अगर सम 3 है, मान लो इस सिचुएशन में देखोगे, तो सर तो 1 कितने 1 डाइस, 1 1 2 और 2 1। हाँ या तो 1 1 1 हो सकता है एक, मतलब 3 डाई फेंकेंगे तो 1 1 1 2 1 आना ऐसा हो चाहिए। सकता है, या फिर 3 आ गया, नहीं और ऐसा भी 2 तो डाई सिंगल डाइस फेंक थ्रो रहे किया और तो 3 आ 2 गया। 1। तो यहाँ n की जो पॉसिबिलिटी, यहाँ तो कुछ भी हो सकती थी, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो आप ऐसा समझो कि जैसे E1 का मतलब है n बराबर 1, E2 का मतलब है n बराबर 2, E3 का मतलब है n बराबर 3, ठीक है, और इससे आगे हो भी नहीं सकता, क्योंकि अगर E4 आप कंसीडर करोगे n बराबर 4, तो मिनिमम सम 4 आएगा, राइट, 4 डाई को थ्रो करेंगे यस सर। तो इसकी कंसीडर करने का कोई मतलब नहीं है, रहने दो। और इवेंट ए जो है आपका सम इज 3, तो इसको मैं वैसे लिख देता हूं जैसे आप यूजुअली क्वेश्चन करते हो। तो ये E2 गिवन ए हो गया, तो बेस थ्योरम क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू ए गिवन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाता है समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू ए गिवन EI, लगाओ अब इसको, सो I फ्रॉम 1 to 3 हो जाएगा, ठीक है। एंड बताओ क्या क्या चाहिए तुम्हें, इसमें इसमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बताओ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बताओ। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान से दिया है कि नहीं दिया है, यस सर। क्या है, मैंने भी लिख रखा है टॉप पे, 1 देखो बाई 2, स्क्रीन के, 1/2 1/4 1 बाई 4 1/8, 1 बाई 8। ओके। हाँ अब मुझे और क्या जरूरत पड़ेगी, मुझे जरूरत पड़ेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ए गिवन गिवन E1 EI। की, तो S बराबर 3 गिवन N बराबर 1, अगर मैं एक डाइस को थ्रो करता हूँ तो सम 3 होने का क्या चांस है, 1 बाई। 1/6। यस एक सर। डाई को थ्रो करेंगे तो सम का मतलब क्या है, जो आउटकम वही सम है, सम 1 से 6 तक कुछ भी हो सकता है, तो आउटकम 3 आना पड़ेगा सम 3 होने के लिए। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 मतलब सम इज 3 गिवन n इज 2, अगर मैं पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करता हूं तो क्या प्रोबेबिलिटी है, सम 3 आएगा, तो सम 3 वाले कितने आउटकम होंगे, 1 2 और 2 1, 2 आउट ऑफ 36। 2 बाई। यस। ए गिवन E3 सम 3 आने का क्या चांस है, अगर मैंने 3 डाइस को थ्रो किया, 1 बाई 3 डाइस, 36। तो एक ही 1 नहीं, बाई 36 नहीं 2 भाई, 1 6। 6 6 है ना, 6 इंटू 6 इंटू 6 जो भी यस होगा, सर। तो ये हो गया, पुट कर लो, सब कुछ आ गया ना, हाँ पुट कर लो, इसमें आ जाएगा, ओके सर। ओपन करो उसको, हाँ यू हैव एवरीथिंग, ये 3 यूज होगा ओके और ये सर। तीनों यूज होगा, ठीक है, दैट्स ऑल। यस सर। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। सर हाँ जी, कोई कोई पूछ रहा है तो पूछिए, कुछ बाकी है, यस सर, क्या सॉरी बाकी है, तो इतना जल्दी क्या बोलते हो कि मैं चला जाता हूँ फिर मेरे सुनाई देता है। सॉरी सर, सर भेज रही हूँ।
सर भेज दिए। क्या पूछना बताइए। सर इसमें 19 वाला। 19 में आपको ग्राफ देखना पड़ेगा कि क्या है। एक्स है, ये इससे नहीं, एक्स है काई स्क्वायर विथ 6 डिग्री। 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाई है काई स्क्वायर विथ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इन दोनों का ग्राफ पीडीएफ में बना कर देखो क्या रिलेशन है ग्राफ का, कैसा होता है ग्राफ, कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ने से क्या होता है। जैसे कम डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसा है, ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा तो ऐसा होगा। तो ये है ना एक्स का होगा और ये वाई का होगा, इस तरह से। और इधर 0.6 तो इधर ही नंबर होगा, ये मान लो 0.6 बोला है ना, क्या 0.7 है पहला ऑप्शन में। हाँ तो 0.7 यहाँ पे है। तो अब ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 0.7 और प्रोबेबिलिटी y लेस देन 0.7, क्या लगता है किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। x लेस देन 0 मतलब x के सर पीडीएफ वाई। के नीचे। तो जैसे ये x वाला है, ये प्रोबेबिलिटी है x लेस देन 0.7, है ना। और अगर मैं ये वाला करता हूँ तो ये y है, जो ब्लैक से सेट कर रहा हूँ ये y है। अब बताओ कौन ज्यादा है कौन कम है। सर वाई का ही ज्यादा है ना। हाँ y का ज्यादा है, ठीक है। तो यही तो पूछा ऑप्शन, लेकिन ऑप्शन में मोड़ देना है तो कॉम्प्लीमेंट ले लो। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x मोर देन 0.7 कॉन्टिन्यूअस है, लेस देन प्रोबेबिलिटी y मोर देन, नहीं 1 माइनस करना है ना, कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं हम। तो कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी y मोर देन 0.7। अब 1 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस हटाओगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। x मोर देन 0.7 ये मोर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी y मोर देन 0.7। देखो ये ऑप्शन है कि नहीं। है सर। हाँ और सिंगल क्वेश्चन है ये, सिंगल करेक्ट ऑप्शन है इसमें, एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इससे ये आ जाएगा। सर तो ये ग्राफ का मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया। ऐसे मतलब काई स्क्वायर का ग्राफ ऐसे ही बनता है, ग्राफ नहीं तो आता। हाँ जी, पीडीएफ आपको याद है काई स्क्वायर एन का पीडीएफ पता है। यस सर, मतलब गामा से और एक हाँ क्या नॉर्मल होगा, से। मान लीजिए एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर एन है, तो क्या होता है पीडीएफ मुझे बताइए। गामा में n/2 और 1/2। तो रखो ना, मुझे फाइनल बताओ क्या आंसर आएगा। यस सर। तो याद रखना पड़ेगा ना, एग्जामिनर को ऐसे थोड़ी बताओगे, एग्जामिनर पूछेगा भी नहीं, सर एग्जामिनर तुम्हें खुद को बताना है जी। सर ये वाला क्वेश्चन एक्सपेक्टेशन से बता सकते हैं क्या? एक्सपेक्टेशन से देखिए, एक्सपेक्टेशन से मे बी हाँ। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वो 1 माइनस एफ ऑफ एक्स पीडीएफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वाला अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए करके, मुझे तो यही समझ आ रहा है, बाकी आप उससे करके देखो, अगर होता है तो ठीक है। एक्स मोर देन 0 ये आ जाएगा। अब भाई तुम्हें पीडीएफ बनाना, मान लो एन को रखो 3, तो देखो पीडीएफ क्या बनता है। एन को 3 रखोगे तो एक्स क्या था, 3 वाला कौन था, वाई था। तो एन को 3 रख दो तो वाई हो गया, ये वाई का पीडीएफ। अब आप ग्राफ बनाने में एक्सपर्ट हो ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन मतलब जितने भी फंक्शन हैं, अरे जैसे नॉर्मल का ग्राफ का आइडिया है आपको, काई स्क्वायर का ग्राफ का आइडिया होना चाहिए, तो आप देख याद रखो पहले से, ऑनलाइन देख लो गूगल पे या बुक में देख लो कैसे है कि काई स्क्वायर कैसा पीडीएफ होता है, तो आपको वो याद रखना पड़ेगा। एक्स की पावर 3/2 माइनस 1, तो ये -1/2 हो जाएगा, e की पावर -x/2। अब देखो इसका ग्राफ बना सकते हो, तो ये तुम्हें ग्राफ इंस्टेंट बनाने की जरूरत नहीं है, जो स्टैंडर्ड पीडीएफ हैं डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन के, तुम ग्राफ पहले से याद रखो कि एक्सपोनेंशियल का पीडीएफ का ग्राफ कैसा होता है, डबल एक्सपोनेंशियल का क्या है, नॉर्मल का कैसा है, ये गामा का कैसा होता है, काई स्क्वायर कैसा होता है, पहले से याद रखो बेटर रहेगा, ठीक है। ऐसे एन को 6 रखो, अब ये 6 रखोगे तो ऐसे ही हो जाएगा, गामा 3 2 की पावर 3 एक्स की पावर -2 और e की पावर -x/2 x मोर देन 0, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अब इसका ग्राफ बनाओ अगर बना सकते हो तो, ये तो खुद से, तो ये ऐसा ही ग्राफ होगा। होता क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम जब बढ़ती है, अगर आप नेचर देखना चाहोगे तो ग्राफ आगे की तरफ नॉर्मल, आपने पढ़ा होगा ना, अभी लिखा था मैंने,
काई स्क्वायर एन जो है वो नॉर्मल हो जाता है कब, एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एन जितना इतना लार्ज होगा नॉर्मल होता चला जाएगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कम है तो ग्राफ ऐसा दिखेगा, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ाओगे तो ग्राफ ऐसा होगा, और डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ाओगे ऐसा होगा, तो एट द एंड नॉर्मल जैसा हो जाएगा एंड में। डिग्री ऑफ फ्रीडम जब बढ़ती जाएगी, एग्जांपल के लिए मान लो यार 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ाओगे ग्राफ उसके ऐसा होना चल जाएगा, जितना लार्ज करोगे एंड में नॉर्मल जैसा ग्राफ दिखने लगेगा, जब एन बहुत लार्ज होगा तो। ठीक है, तो उस तरह से। यस सर। हम्म। और सर सेकंड में बस वाला बताना है। तो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन के पीडीएफ का ग्राफ याद रखो तो हेल्प करेगा, पीडीएफ भी याद रखो, पीडीएफ का ग्राफ भी याद रखो। हाँ, इसमें क्या डाउट है, इसमें कौन से वाले पार्ट में डाउट है आपको? सर सी वाले में इंडिपेंडेंट कैसे तो अभी कोवेरिएंस। कल ही तो हम क्लास में कर रहे थे, कल अगर क्लास में होंगे तो क्वेश्चन किया था गेट वाला जो इसी का तो था। यू क्या है यहाँ पे? तो सर मैं एक बार देख लूंगी। हाँ, उसमें थोड़ा सा गामा वाला थ्योरम आपको याद है, गामा का थ्योरम यूज होता है और कुछ नहीं है। देख लो फिर भी, v जो है 2 टाइम x2 माइनस x3 होल स्क्वायर अपॉन क्या है 2x1 स्क्वायर प्लस x2 प्लस x3 होल स्क्वायर, ये है। अब हो क्या रहा है कि xi क्या है, नॉर्मल 0 1 है। अच्छा, x1 x2 x3 नॉर्मल 0 1 है और इंडिपेंडेंट है, IID है। तो चलो मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से देखो, व्हाट इज द कोवेरिएंस बिटवीन x1 एंड x2 माइनस x3? व्हाट इज कोवेरिएंस बिटवीन अच्छा तो ऐसे इंडिपेंडेंट हो जाएगा, इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ x1 इंडिपेंडेंट है ना x2 x3 से, तो x1 इंडिपेंडेंट है x2 माइनस x3 से, x1 इंडिपेंडेंट है x2 प्लस x3 से। ठीक, अब हाँ, कोवेरिएंस बिटवीन x1 प्लस x2 एंड कोवेरिएंस बिटवीन x2 कोवेरिएंस बिटवीन x1 प्लस x2 एंड x2 माइनस x3, ये कितना आएगा? सर x1 x2 फिर x1 x3 हो जाएगा ऐसे, फिर x2 बट x2। जरूरत है इसकी, एनीवे छोड़ो इसको, काई स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। एनीवे काई स्क्वायर बनाओ, सब कुछ से हो जाएगा। आपको पता ना काई स्क्वायर गामा होता है, तो यस सर। चलो ये बताओ x1 प्लस x2 का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, छोड़ो ये बताओ। नॉर्मल x2 0 माइनस x2 प्लस x3 का क्या तीनों डिस्ट्रीब्यूशन? का नॉर्मल 0 2। हाँ, तो सबका नॉर्मल 0 2 है। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, u और v को काई स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देखो ये ऐसे इतना बताने का मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं काई स्क्वायर में चला जाएगा ना, और ये भी काई यस स्क्वायर में आ सर। जाएगा। तो आप जानते हैं ये थ्योरम है कि मान लो अभी के लिए लेट्स से u जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है गामा अल्फा 1 कॉमा बीटा, एंड v जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है गामा अल्फा 2 कॉमा बीटा, एंड दे आर इंडिपेंडेंट, देन क्या होता है u प्लस v एंड u अपॉन u प्लस v, दे आर इंडिपेंडेंट। ऐसा था ना, लिखाया था एक क्लास थ्योरम है ना, ऐसा हो यस जाएगा सर। ये। इवन x प्लस वाई, एक तो ये था, दूसरा पार्ट था u अपॉन v एंड u प्लस v आर इंडिपेंडेंट। ये दूसरा वाला यूज होगा यहाँ पे, देखो ध्यान से। तो हो क्या रहा है, आप इसको u को x अपॉन y समझो, ठीक है, u को समझो x अपॉन y, और v के डिनोमिनेटर को देखो, ये है x प्लस y। अगर हम u है x अपॉन y जैसा u, और v यहाँ जो है ना ये v u v एक्चुअली। यस सर। हाँ, तो ये है ना, यहाँ पे अगर u v में कंफ्यूजन हो, यहाँ x y लिख लो, तो सबको x y में लिखते हैं ना तो बेटर है। चलो x y में लिख लेते हैं, इस तरह को u v की जगह x y में x y। तो यहाँ पे था x प्लस वाई, x अपॉन x प्लस वाई, यहाँ x अपॉन y एंड x प्लस वाई। अब समझो, चलो
तो ये है x अपॉन y, u जो है x अपॉन y है, ठीक है। तुम्हारा आपका जो u है x अपॉन y है, यहाँ x प्लस y है, तो हम जानते हैं x अपॉन y इज इंडिपेंडेंट ऑफ x प्लस y, ठीक है। अब हो क्या रहा है, जो x2 माइनस x3 है ना यहाँ पे, तो हो तो गया इंडिपेंडेंट। अब इसमें देखो सिंपली तुम्हें यहाँ पे क्या देखना है, मैं आपसे जो शुरू में पूछ रहा था, कोवेरिएंस बिटवीन, देखो कहने का मतलब पूरा u जो है ना v के डिनोमिनेटर से इंडिपेंडेंट है। क्यों? इस थ्योरम की वजह से, इस पार्ट 2 की वजह से, x अपॉन वाई, x प्लस वाई इंडिपेंडेंट है, तो u खुद x अपॉन वाई है, जो कि काई स्क्वायर में आप चेंज कर सकते हो उसको, तो गामा हो जाएगा, तो u अपॉन x अपॉन वाई x प्लस वाई से इंडिपेंडेंट है। अब बस ये मुझे दिखा देना है कि u जो है v के न्यूमरेटर से इंडिपेंडेंट होगा, उसमें तो है ही ना, क्योंकि x1 x2 x3 इंडिपेंडेंट है, तो x1 जो होगा वो x2 x3 से इंडिपेंडेंट होगा। अब डिनोमिनेटर में x1 प्लस x2 है और यहाँ x2 माइनस x3 है, तो आप कोवेरिएंस निकालो x1 प्लस x2 एंड x2 माइनस x3 का, जो मैं शुरू में निकलवा रहा था, कितना आएगा? सर कोवेरिएंस ऑफ x1 x2 और माइनस कोवेरिएंस ऑफ x1 x3 प्लस कोवेरिएंस ऑफ x2 x2 माइनस कोवेरिएंस x2 x3। तो पूरा फाइनल आंसर कितना आएगा? सब वेरिएंस ऑफ x2। एक मिनट, तो इसमें तो मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, अब चेक करो, यू भी यही है क्वेश्चन में, मैंने गलत लिखा है, चेक करो। सर अब यहाँ x2 प्लस x3 था, u का जो डिनोमिनेटर है ना वो x2 यस प्लस सर x3 है, x2 चेक करो। हाँ तो यहाँ मिस्टेक हुआ है, ये x2 प्लस x3 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ अगर x2 प्लस x3 लिखेंगे तो अब 0 आ जाएगा ये। तो यहाँ जो आपके पास है x2 प्लस x3, इसको सिंप्लीफाई कीजिए 0 आ जाएगा। और ये चूंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है तो ये बाईवेरिएट नॉर्मल है, बाईवेरिएट नॉर्मल में कोवेरिएंस 0 होने का मतलब है दे आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, नॉर्मल में, तो ये इंडिपेंडेंट। वैसे मैंने ये प्रूव कर दिया बस कि u पूरा डिनोमिनेटर से इंडिपेंडेंट है, फिर u पूरा न्यूमरेटर से इंडिपेंडेंट, दैट्स व्हाई u एंड v आर इंडिपेंडेंट। यस सर। चेक करो और बताओ, ठीक है, ओके, ठीक है जी, तो थैंक यू, कल मिलते हैं फिर।